Good morning, students. From today, we are going to start our new topic, that is the principle of Wheatstone Bridge. Okay, so today we are going to study about this topic, that is the Wheatstone Bridge, which is quite an important topic as per the perspective of theory as well as for the practicals, right? Because we have to do the practicals of potentiometer and meter bridge, and both these apparatus, potentiometer as well as the meter bridge, are based on the principle of Wheatstone bridge. So what is this principle? What are the things that are related to the Wheatstone bridge principle? That all the things we are going to discuss in this topic. Okay, so Wheatstone was a scientist, Professor Wheatstone. He belonged to England. He has produced or designed a kind of circuit जिसमें कि उन्होंने कुछ किया, and what he has done, basically he has arranged 4 resistances in such a manner. इन्होंने इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस को अरेंज किया such that it can make a square, right? So उन्होंने 4 रेजिस्टेंस किए और चारों को इस तरीके से अरेंज किया. Let the name of all these resistance be A, B, C and D, right? So here AB is one resistance, BC is another one, CD और DA, इस तरीके से 4 ब्रांचेस हो गई स्क्वायर की, और इन चारों ब्रांचेस पर उन्होंने एक एक रेजिस्टर लगा दिया. इसके बाद let the current flowing through this branch be I1, this be I2, ये I3 और ये हो गया I4, right? Let the direction of the current be in this direction. He made the direction of flow of current through this square such that the current will flow in the direction as shown in the arrow. Then what he has done, he has placed a galvanometer here in the middle of the circuit such that the diagonal BD is representing the galvanometer, right? यहाँ पर उन्होंने एक की लगा दी, that when you close the key, उस केस में यहाँ से इस ब्रांच से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज अगर की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, राइट? सो उन्होंने इस पूरे सर्किट को पोटेंशियल देने के लिए इसको बैटरी से जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ अ की, राइट? सो जब यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, सो ऑब्वियसली सर्किट में से जो करंट है वो फ्लो होगा, राइट? सो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पूरा जो सेटअप है उसको बोला गया व्हीटस्टोन ब्रिज. और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे वर्क करता है. वो प्रिंसिपल ये बोलता है लेट दिस रेजिस्टेंस इज P, Q, ये R और ये S, राइट? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, द रेशियो ऑफ these two resistances which are close to each other, right? जो पास में जो रेजिस्टेंस है, मतलब P और Q और R और S का जो रेशो होगा, that ratio must be equal to each other. ये बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कि P अपॉन Q का जो रेशो है, that P अपॉन Q का रेशो is equals to R अपॉन में S का रेशो. ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो वर्क करता है. और एज पर द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अगर ऐसा है, राइट, मतलब अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल है, तो उस केस में इस डायगोनल वाली साइड से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. मतलब अगर आपने इन चारों रेजिस्टेंस को इस तरीके से सेट किया कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 रीडिंग देगा या नल डिफ्लेक्शन देगा, राइट? क्यों नल डिफ्लेक्शन देगा? क्योंकि जब 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि उनका रेशो इक्वल होगा, तो उस केस में जो ब्रांच, जो डायगोनल वाली ब्रांच होगी, उस ब्रांच में से करंट जो फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट डायगोनल वाली ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होगा, राइट? सो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का. वी हैव टू डिराइव दिस थिंग कि किस तरीके से जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके प्रिंसिपल को हम कंक्लूड कर सकते हैं या डिराइव
कर सकते हैं. लेट अस सी दिस. सो अगर हम बात करें एट पॉइंट बी की, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो बाय करंट किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट. अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो किरचॉफ के करंट लॉ से, केसीएल से, बी पर जितने भी करंट आ रहे हैं अगर मैं उनको पॉजिटिव लूं और बी से जितने भी करंट जा रहे हैं अगर मैं उनको नेगेटिव लूं, सो एट पॉइंट बी आई कैन टेक I1 since I1 is going toward B minus I2 since it is going away from the B, right. Also हम मान लेते हैं कि इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है that is equals to IG. हमने मान लिया कि यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है और वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं IG से, राइट. सो IG भी जो है वो B से दूर जा रहा है, that's why I have written IG is equals to 0 here, right. नाउ सिंस अगर हमारा जो सेटअप है अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो अभी हमने जो कंडीशन बताई कि जब हमारा जो सेटअप है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो उस केस में जो डायगोनल वाली ब्रांच है वहां से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. एंड सिंस इफ इट इज इक्वल टू 0 सो आई कैन राइट I1 minus I2 is equals to 0. इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट I1 is equals to I2, right. This thing we are getting here at point B. Hope it must be clear. Similarly, अगर मैं बात करूं at point D की, तो point D पर again by applying the KCL that is Kirchhoff's current law क्या हो जाएगा, I3 जो कि D की तरफ आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, IG भी D की तरफ आ रहा है इसलिए उसको भी पॉजिटिव लेंगे, माइनस I4 जो कि D से दूर जा रहा है that's why it is supposed to be negative is equals to 0, right. Also the same thing here, यहाँ पे ये जो IG है वो 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो इक्विलिब्रियम में है और जब हमारा सेटअप इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में जो ब्रांच से करंट फ्लो होगा that will be equal to 0, that is IG is equals to 0. So from here we will get I3 is equals to I4, right. इसका मतलब इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है और उधर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों इक्वल हैं. सिमिलरली I3 और I4 भी जो है वो इक्वल हैं, राइट. नाउ अब अगर हम बात करें क्लोज्ड मैश ABDA की, राइट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज्ड मैश ABDA. It means we are talking about this part, right. So अगर हम बात करें क्लोज मैश ABDA की तो यहाँ पर किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से हमको समझ में आता है that I1 into P plus IG into G plus दिस शुड बी टेकन नेगेटिव क्योंकि इसका साइन जो है वो अपोजिट है, माइनस I3 into R is equals to 0, राइट. सिंस यहाँ पर आपको अलग से कोई EMF का सोर्स नहीं दिया हुआ है that's why you have to take here 0, right. Now the same thing as we have considered in previous cases also कि IG जो है वो 0 होगा, राइट, क्योंकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा I1P minus I3R is equals to 0 और from here we will get I1P is equals to I3R, right. This is the first case that we have got. Now एक काम करते हैं, जैसे हमने इस वाले क्लोज मैश के लिए सॉल्व किया है सिमिलरली अब हम इधर वाले क्लोज मैश के लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट BCDD, राइट. तो अगर मैं इस वाले क्लोज मैश के लिए सॉल्व करूं दैट इज BCDB के लिए सॉल्व करूं तो उस केस में जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन दैट्स व्हाई I2Q ये उल्टा हो जाएगा माइनस I4R और जो G का डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक हियर माइनस में हियर इज इक्वल्स टू 0, राइट. बट द सेम थिंग जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि IG वाला जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू 0 तो उसको हम सिंपली नेग्लेक्ट कर देंगे
और फ्रॉम हियर आई विल गेट दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू 0 और यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया दैट इज I2Q इज इक्वल्स टू I4R, right? So from here I will get this equation that is I2Q is equals to I4R. Now on dividing equation 4 by equation 3, इसको equation 1 नाम दे देते हैं, that is this is equation 2, this is equation 3 और this one is equation 4. तो अगर मैं equation 4 को equation 3 से divide करता हूँ, so from here I will get और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देते हैं, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I1P अपॉन में I2Q इज इक्वल्स टू I3R अपॉन में I3, ओके दिस शुड बी टेकन एज S. यहाँ पे हमको S लेना पड़ेगा, I4 के साथ जो रेजिस्टेंस है दैट इज S, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन S हियर, राइट? स्टूडेंट्स प्लीज करेक्ट इट. इस वाली ब्रांच से जो में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज S, सो वी हैव टू टेक हियर S, राइट, नॉट R. नाउ अभी हमने डिराइव किया दैट I1 इज इक्वल्स टू I2, सो आई कैन कैंसल I1 से I2, सिमिलरली आई कैन कैंसल I3 से I4 और फ्रॉम हियर आई विल गेट P अपॉन में Q इज इक्वल्स टू R अपॉन में S, और यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, राइट? So from here we can conclude the working principle of Wheatstone bridge. I hope it must be clear to all of you. Wheatstone bridge का working principle is quite important from the perspective of theory as well as for the from the point of view of practicals as well, right? So it is an important topic. Now the next topic that we are going to study is the meter bridge, right? So as I have just told you कि जो मीटर ब्रिज होता है वो सेम एज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, राइट? सो वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज ऑल्सो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो बेसिकली मीटर ब्रिज क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो समझते हैं. सबसे पहले तो मीटर ब्रिज में हमारे पास एक मीटर स्केल होती है, राइट? एक वुड सिंपल सी वुडन स्केल 1 मीटर लॉन्ग. यहाँ पर हमारे पास मार्किंग है ऑन दिस स्केल सो दैट वी कैन टेक अवर रीडिंग्स, राइट? दिस इज सिंपली अ मीटर स्केल. इट इज बीइंग प्लेस्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक. ये एक वुडन ब्लॉक पर प्लेस्ड रहती है. यहाँ पे हमने एक वुडन ब्लॉक बना लिया. यू मस्ट हैव सीन इट इन द लैब ऑल्सो. और इस वुडन ब्लॉक पर हमारे पास यहाँ पे 3 स्लॉट्स रहते हैं. फर्स्ट वन लुक्स लाइक दिस. The another one likes this, and the third one in the middle like this, right? So हमारे पास 3 स्लॉट्स होते हैं जो कि इस तरीके से दिखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास स्लॉट्स होते हैं सो दैट वी कैन टाइट द वायर्स हियर, राइट? एक स्लॉट यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस बीच वाली पर 3 स्लॉट्स एंड 2 स्लॉट्स आर गिवन हियर, राइट? So basically while solving our experiment, while performing our experiment, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं, राइट? द रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली एक तरह का एपरेटस होता है जिसमें कि सारे जो रेजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. आपने लैब में देखा भी होगा, जैसे जैसे हम कीज निकालते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 ओम की निकाली है तो इसका मतलब हमारे सर्किट में अभी 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है. अगर 2 ओम निकाल रहे हैं तो 2 ओम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, और इस तरीके से हम जितनी भी कीज निकालते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस ऑफर होगा हमारे सर्किट में, राइट? इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक वायर होता है. दैट वायर इज ऑफ मैग्नीन, राइट? That wire is of manganese or contestant. केवल इन्हीं 2 मटेरियल्स का वायर बनाया जाता है
क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होती है, सो दैट द करंट कैन बी मेड टू फ्लो थ्रू द सर्किट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, राइट? सो जो वायर है वो किस मटेरियल का बना होगा? मैग्नीन और कंटेस्टेंट का। इन्हीं का क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होती है, राइट? ऑल्सो यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टर प्लेस कर दिया, लाइक दिस, राइट? ये वाला जो रेजिस्टर है इसको हम शंट भी बोल सकते हैं, या इट कैन बी अनदर, इट कैन बी अ रेजिस्टेंस ऑफ सम ओम, राइट? शंट का मतलब बेसिकली होता है कि अगर हमने एक कम रेजिस्टेंस वाला या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वाला कोई रेजिस्टर यूज किया है तो दैट रेजिस्टर इज सेड टू बी द शंट, राइट? एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एस। नाउ यहां पर बीच वाले स्लॉट में मैंने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से मैंने एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया, राइट? जॉकी बेसिकली एक कंडक्टर ही होती है जिसकी हेल्प से हम बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ओके? नाउ अब ये वाले स्लॉट्स खाली रह गए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमको इसको ऑपरेट करना है तो इसको हमको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो इसकी हेल्प से यहां से हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, दिस इज ऑब्वियसली द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ये एक की लगा दी सो दैट आई कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। और यहां पर हम रियोस्टेट लगा सकते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस कि हमको कितना करंट, अगर हमको करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको कि हम रियोस्टेट भी बोलते हैं, राइट? सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग पॉइंट with the help of this jockey on this meter scale, right? बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये जो पूरा सेटअप है वो अरेंज्ड है मतलब सपोज यहां पर आपका बैलेंसिंग पॉइंट आया तो बैलेंसिंग पॉइंट यहां पर आने का मतलब क्या कि इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट इट्स राइट साइड, राइट? सो बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर करंट जो है वो जीरो है। और करंट जीरो होने का मतलब क्या कि हमारा जो ब्रिज है, जो हमारा सेटअप है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे सेट है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे सेट है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल, राइट? सो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो लिख लेते हैं P अपॉन में Q इज इक्वल्स टू R अपॉन में S, दैट थिंग आई हैव रिटन हियर। नाउ अब ये P और Q का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सपोज दिस इज माय बैलेंसिंग लेंथ, राइट? तो जब ये मेरी बैलेंसिंग लेंथ हो गई तो इसको मैंने डिनोट कर दिया L से, और ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड 100 माइनस L, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो स्केल है वो 100 सेंटीमीटर्स की है, राइट? सो अगर मान लिया कि बैलेंसिंग पॉइंट किसी पॉइंट पर मिल रहा है तो ये अगर लेंथ L है तो बची हुई लेंथ ऑब्वियसली 100 माइनस L हो जाएगी। हमने मान लिया कि ये जो P है दैट इज इक्वल्स टू L, तो ऑब्वियसली Q जो है वो क्या हो जाएगा 100 माइनस L, R जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो, और S जो है वो हमारा शंट है, राइट? तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में आपको यही करना है, जो अननोन रेजिस्टेंस आपने लगाया है दैट इज S जो आपने लगाया है शंट, उस शंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उस शंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमको हमारे एक्सपेरिमेंट से L की वैल्यू मिल जाएगी, 100 माइनस L हम निकाल ही सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आपको पता होगी, राइट? सो इस एक्सप्रेशन से यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रॉम हियर यू विल गेट R into 100 minus L upon में L, this will be the value of unknown, this will be the value of unknown resistance that you can easily find out by putting the values of R as well as L, right? Hope it must be clear to all of you. ये आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा when we will perform this experiment, right? So जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे then it will be very clear to you. यहां से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अगर हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है
तो रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, राइट। आर मतलब रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम शंट के रेजिस्टेंस को एस से डिनोट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एस हियर। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज जो वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और जब वायर सिलेंडर के फॉर्म में है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। सो रेजिस्टिविटी हमारे पास निकल जाएगी इस फॉर्मूला से। हमने यहाँ जो अननोन वायर यूज किया है उसका हम रेडियस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, राइट। एल तो हमारे पास है ही सही, एस भी है ही सही, तो इसकी हेल्प से हमने रेजिस्टिविटी भी निकाल ली, दैट इज रो। इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर, राइट। So by using these two formulas, we can find out the unknown resistance of the shunt as well as the resistivity of that unknown wire, that is rho, right. Hope it must be clear to all of you. These two are the quite very important topics from the perspective of practicals, right. व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जो मीटर ब्रिज है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट, राइट. सो फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइवा ऑल्सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. So that's all for today's class, students. In our next class we will study our next topic, that is the color combination of resistors. That is also quite very important topic. Thank you.